नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। जब सुरक्षा घेरे को भेद अचानक, राहुल गांधी से लिपट गया युवक, कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया। सबों को खाकर जिंदा थे लोग, पहाड़ से टकरा गया था प्लेन। रोंगटे खड़े कर देंगे खतरनाक विमान हादसे की कहानी। घाटी में जारी है सेना का सफाई अभियान, बडगम में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। और नीलो मचा सकता है भीषण तबाही, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है दुनिया का तापमान, जारी हुआ अलर्ट। रिपब्लिक डे से पहले दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा, पाक से उत्तराखंड आ गए हैं हथियार, 4 संदिग्ध की तलाश जारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने की दूसरी शादी, पहली बीवी को दिया तलाक, पाकिस्तान में बदला ठिकाना। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। उज्जैन में इन दिनों अजब नजारा देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर के बाहर महाकाल लोक में पत्थरों के ढेर के बीच जगह जगह पत्थर के छोटे मोटे कई घर बने दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे खेल खेल में बनाते हैं। लेकिन ये बच्चों का नहीं, बड़ों का खेल है। अपने घर का सपना पाले मनोकामना के साथ यहाँ बड़े पत्थरों से प्रतीक के तौर पर घर बना रहे हैं। इसके पीछे भरोसा ये है कि महाकाल उनकी मनोकामना पूरी करें और उनका भी सपनों का घर बने। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में बने महाकाल लोक का लोकार्पण होने के बाद से ही बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही निर्गम द्वार के सामने चल रहे महाकाल लोक के निर्माण कार्य के पत्थर पड़े हुए हैं। श्रद्धालु अपनी घर की मनोकामना पूरी करने के लिए वहां पर रखे पत्थरों से घर का निर्माण करते हैं। वहां देखते ही देखते पत्थरों के घर का बड़ा ढेर लग गया है। बाबा महाकाल के अनन्य भक्त मानते हैं कि जो भी श्रद्धालु बाबा महाकाल से अपने मुरादे लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है उसके बाद से भगवान महाकाल के प्रति आस्था और उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। महाकाल के दर्शन के पश्चात जब निर्गम द्वार से निकलते हैं तो सामने महाकाल लोक में चल रहे निर्माण कार्य के पत्थरों से रखकर अपनी कल्पना के अनुरूप घर बनाते हैं। लोगों ने अपनी भावना से इस घर बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए होगा कि जिस जगह वे घर बना रहे हैं वहां पर जल्दी महाकाल फेज 2 का काम शुरू होने वाला है। इसलिए भक्तों के प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए घरों को हटाना ही पड़ेगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा श्रद्धालु इसे नहीं बनाए क्योंकि अब काम शुरू करने के लिए इन पत्थरों के घरों को हटाना पड़ेगा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। रेल सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने बिहार के गया जिले में गैंग के ठिकाने पर दबिश देकर रैकेट का खुलासा किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए गया पुलिस को सौंप दिया गया है। सोशल मीडिया पर रेलवे में भर्ती का फर्जी विज्ञापन देकर डॉलर में कमाई करने वाले इस गैंग का खुलासा होने के बाद कई राज से पर्दा उठाने का संभावनाएं दिख रहे हैं। आरपीएफ जबलपुर की आईटी सेल ने एक कड़ी जोड़कर इस गैंग तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के सीपीआर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों आरपीएफ में आरक्षण के
19,800 पद पर भर्ती संबंधी फेक विज्ञापन सोशल मीडिया में पब्लिक की गई थी। बेरोजगार युवाओं को भ्रमित करने और उन्हें वसूली करने की जानकारी रेल प्रशासन को मिल रही थी। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन ने इस तरह की कोई भी वैकेंसी ना निकलने की बात कही थी। साथ ही व्यापक पैमाने पर फर्जी विज्ञापन की छानबीन शुरू कर दी गई थी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल जबलपुर अरुण त्रिपाठी के अनुसार छानबीन में रेल सुरक्षा बल जबलपुर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में गया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। एक बार फिर से मौसम पहाड़ों में बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान लगाया है। वहां हिमाचल में शीतलहर की वजह से तापमान गिरा है। मंगलवार को सुबह में शिमला, मनाली, लाहौल और किन्नौर सहित कुल 6 स्थानों पर पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। वहीं सोलन, पालमपुर, सुंदरनगर, भूंतर और डलहौजी में पारा 1 डिग्री दर्ज हुआ है। आलम यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों में नाले जम गए हैं। मंगलवार को प्रदेश भर में एक धूप खिली थी। उधर मैदानी इलाके ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में सुबह और शाम में के समय धुंध पड़ रही है। लाहौल पुलिस के अनुसार लाहौल के दरचा तक वाहनों के आने की अनुमति है। बाइक के चालक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ही लाहौल में दाखिल हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार अटल टनल से वाहनों की आवाजाही हो रही है। हालांकि काजा मनाली मार्ग और दरचा से आगे लेह रोड बंद है और ये मार्ग गर्मियों में खुलेंगे। फिलहाल लाहौल घाटी में बर्फ का मजा लेने के लिए टूरिस्ट पहुंचे हैं। लंदन की एक वेस्ट मिस्टर अदालत द्वारा भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यार्पित करने के आदेश के 2 महीने बाद ब्रिटिश गृह सचिव सुवेला बेबरमैन ने इस मामले पर अपनी मंजूरी दे दी है। एक खबर के मुताबिक भंडारी के पास आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील करने के लिए अब 14 दिन का ही समय बचा हुआ है। एक अधिकारी के नाम में छापने की शर्त पर एजेंसी को बताया कि भंडारी के प्रत्यार्पण को ब्रिटेन के गृह सचिव ने पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी भंडारी प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। गौरतलब है कि 7 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था, जिसे गृह सचिव सुवेला बेबरमैन ने के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस दौरान भारत सरकार ने प्रत्यार्पण सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया था कि भंडारी को नई दिल्ली में तिहाड़ जेल में एक अलग सेल में स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही प्रावधानों के साथ रखा जाएगा, जबकि वो भारत में मुकदमे का सामना करेंगे। भंडारी के मामले में भारत सरकार ने ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र में व्यवसायी और के आचरण को झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी करने का तर्क दिया था। भंडारी की कानूनी टीम ने आरोपी को राजनयिक विचहंत और निर्धारण के रूप में चुनौती दी। आपको बता दें कि किस विमान निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी 7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2009 में 2,945 करोड़ रुपए के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में 60 वर्षीय भंडारी 2019 से जांच के दायरे में है। वो कथित तौर पर लंदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े संपत्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी जांच का सामना कर रहे हैं। कंजावाला केस में आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी को 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों से संपर्क भी नहीं करेगा।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी आशुतोष की जमानत का विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि जांच भी अहम मोड़ पर है। घटना के चश्मदीदार से पूछताछ अभी भी बाकी है। ऐसे में आशुतोष को रिहा नहीं करना चाहिए। इधर कांझावाला केस के आरोपियों के ब्लड सैंपल को एफएसएल ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं। अब ये बात साफ हो जाएगी कि आरोपियों ने घटना वाली रात नशे में थे या नहीं। इतना ही नहीं, ये भी जानने की कोशिश होगी कि मृतक अंजलि सिंह के ब्लड में अल्कोहल था या नहीं। बताया जा रहा है कि एफएसएल ने इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और जल्द ही वो जिसे टीम को सौंप देंगे। बता दें कि कोझावाला मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना था कि जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है वो घटना के वक्त रास्ते में पीसीसीआर और चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर थे। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 3 चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था। सुष्मिता सेन ने 2 दिन पहले अपनी सुपरहिट वेब सीरीज आर्या से जुड़ा बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर समेत कई पूरी टीम से मिलाया। उन्होंने बताया कि सीरीज की शूटिंग की तैयारी हो रही है। उन्होंने शो में उनके किरदार आर्या का घर भी दिखाया जिससे सीरीज की शूटिंग हो रही है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। अब सीरीज में उनके को एक्टर रहे सिकंदर खेर ने भी बताया है कि शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सिकंदर ने हाल ही में ओटीटी ओरिजिनल फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग में अपने काम से दर्शकों का दिल जीत लिया है। निर्देशक सिकंदर खैर अब आर्या के सेट पर वापस आ गए हैं। इसमें सुष्मिता सेन लीड रोल में है। उन्होंने हाल ही में आर्या सीजन 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। सिकंदर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि दौलत नाम का उनका किरदार जल्द ही पर्दे पर वापस आने वाला है। उन्होंने शो के निर्देशक राम मधवानी और उनके टीम का स्वीट वेलकम नोट भी शेयर किया है। क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज आर्या का सीजन 3 जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगा। इससे पहले दोनों सीजन को ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया है। इसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था। नेपाल प्लेन हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। जब से ज्यादा हैरान न करने वाले सबसे ज्यादा हैरान न कर देने की प्लेन हादसे का वायरल वीडियो जिसने बताया कि अंदर का हाल कैसा था और लोग उस समय क्या कर रहे थे। इतिहास में ऐसे कई प्लेन हादसे हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। इन्हीं में से एक हादसा हुआ था साल 1972 में जब एक विमान एंडुज पर्वतमाला से टकरा गया था जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में जो लोग बचे थे उन्होंने बताया कि वो लाश खाकर जिंदा रहे थे। पिछले साल यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के क्रैश के 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर लोगों ने प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज भी जब लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान की बात करते हैं या उसके बारे में पहली बार जानते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। यह हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था जब उरुग्वे से चिली या विमान यात्रा कर रहा था। अचानक विमान पहाड़ से टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में कुछ लोग मौके पर ही मर गए थे और कुछ चोट की वजह से या ठंड के मर गए। कुल 29 लोगों की मौत हुई थी। उससे ज्यादा हैरान की बात तो ये थी कि 16 लोगों की जान बच गई थी पर उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी थी। वो 72 दिन बर्फीले पहाड़ में फंसे थे। उनके पास खाना भी नहीं था। ऐसे में उन्हें डेड बॉडी को खाकर जिंदा रहना पड़ा था। 23 सितंबर को उन्हें वहां से निकाला गया था। विमान पर एक मेडिकल स्टूडेंट भी था जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। उसने कांच के टुकड़े से अपनी दोस्तों की लाश को मांस से निकालकर खाना शुरू किया था। वो काफी दर्दनाक था।
आतंकियों द्वारा घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के बाद सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बढ़ते टारगेट किलिंग को देखते हुए सेना ने जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चला रखा है। खबर है कि कश्मीर के बड़गांव में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के अरवज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकवादी हाल ही में हुए मुठभेड़ से बच गए थे। मुठभेड़ तब हुई जब सेना और पुलिस एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त जवाबी कार्यवाही में दोनों मारे गए। इनसे और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ बडगम के अदालत परिसर के पास ही हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद पुलिस के आला अधिकारी और अन्य सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ साथ सेना के भी अफसर घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के एडीजीपी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों मारे गए आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। दोनों की पहचान पुलवामा के अरवाज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है। बडगाम जिले में एक संदिग्ध वाहन रोकने की कोशिश कर रहे सेना और पुलिस के संयुक्त क्षेत्र नियंत्रण पार्टी पर गोलीबारी के बाद जवाबी गोलीबारी में ही दोनों मारे गए हैं। पुलिस और सेना ने आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इसके कारण विश्व भर का तापमान बढ़ा है। दुनिया के तापमान को लेकर वैज्ञानिकों ने फिर अलर्ट जारी कर दिया है। अब अनुमानित अल नीनो के प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साल के अंत में अल नीनो जलवायु घटना की वापसी के कारण वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा और भीषण हीट वेव पैदा करेगा। शुरुआती पूर्वानुमान बताते हैं कि अल नीनो 2023 के बाद फिर वापस आएगा और ये दुनिया भर में तापमान बढ़ा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अल नीनो के कारण बहुत संभावना बन जाएगा कि दुनिया में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्मिंग को पार कर जाए। अल नीनो का प्रभाव 2016 में भी देखने को मिला था। अल नीनो के कारण ही 2016 इतिहास में दर्ज सबसे गर्म वर्ष था। उस साल अल नीनो के कारण भीषण गर्मी पड़ी थी, जिसके बाद एक बार फिर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों ने औसत वैश्विक तापमान को आज तक लगभग 1.2 डिग्री तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ही दुनिया भर में भयावह प्रभाव डाला है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण अमेरिकी और यूरोप में भीषण गर्मी से लेकर पाकिस्तान और नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ तक लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। यूके मेट ऑफिस के प्रो एडम स्टफर्स ने कहा, ये बहुत संभावना है कि अगला बड़ा अल नीनो तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ले जा सकता है। हालांकि अल नीनो का पैमाना अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में अल नीनो के कारण भीषण गर्मी पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अल नीनो को लेकर जून तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यमुना नदी में बीते 2 साल में प्रदूषण का स्तर 2 गुना बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उपराज्यपाल को यह रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट मांगी गई थी। अब इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं।
जिनमें कहा गया है कि बीते 8 साल में यमुना में प्रदूषण 2 गुना हुआ है। गौरतलब है कि उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में 14 जनवरी को कमेटी पहले ही बैठक हुई थी। बैठक के दौरान दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जानकारी दी है कि पल्ला इलाके से यमुना हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। ये जगह पर साल 2014 से लेकर आज तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर मात्र 2 mg प्रति लीटर बना हुआ है। लेकिन ओखला बैराज के उस हिस्से पर जहां से यमुना दिल्ली को छोड़कर यूपी की तरफ बढ़ती है, उस जगह पर बीओडी लेवल बढ़कर 56 mg प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि 8 साल पहले ये 32 mg प्रति लीटर था। जानकारी के अनुसार बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बताया जाता है। जल निकाय में मौजूद सूक्ष्म जीवियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करने के लिए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ठीक माना जाता है। उपराज्यपाल के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और जल बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शाहदरा ड्रेन और नफजगढ़ ड्रेन यमुना में होने वाले प्रदूषण की मुख्य वजह मानी जा रही है। इसके अलावा 35 में से सिर्फ 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तय मानकों के हिसाब से चल रहा है। उन्हें सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टॉलीवुड और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में खूब पसंद किया जाता है। बच्चन परिवार की बहू होने के नाते उनकी प्रसिद्धि हमेशा कई गुना ज्यादा रहती है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और इन अपकमिंग फिल्म PS2 के प्रमोशन में लगी हुई है। पिछले साल PS1 को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था। अब वो दूसरा पार्ट अप्रैल में रिलीज होगा। इस बीच ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम टैक्स ना भरने के मामले में जुड़ गया है। इस मामले में उन्हें नासिक से तहसीलदार ने नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में नासिक से सिन्नर में अड़वाड़ी इलाके में एक पवन चक्की के लिए जमीन खरीदी थी। जमीन का 1 साल का टैक्स 21,960 रुपए बकाया है। इस बकाया को चुकाने के लिए सिन्नर के तहसीलदार ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस भेजा है। अड़वाड़ी के पहले एरिया में ऐश्वर्या राय की 1 हेक्टेयर जमीन है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस जमीन के 1 साल से बकाया टैक्स नहीं भरा है। उन्होंने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया तहसीलदार को, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐश्वर्या राय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मार्च के आखिर तक कर चुकाने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। बता दें, सिर्फ ऐश्वर्या के साथ साथ 1200 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। इन सभी लोगों की प्रॉपर्टी इस एरिया में है। अब देखना यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन रेवेन्यू विभाग से मिले नोटिस पर कितने दिनों में प्रतिक्रिया देती है या कवाकत बकाया को चुकाती है। अगर ऐश्वर्या ने मार्च पहले बकाया चुका दिया तो वो सुरक्षित रहेंगी, नहीं रेवेन्यू विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मार्च का महीना वैसे भी फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है, तो ऐसे में ऐश्वर्या राय को सावधानी के साथ अपना फैसला लेना होगा। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।